जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज़ के एक नए एपिसोड में। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विजन आईएएस। विजन आईएएस के मंथली मैगजीन्स को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और आप सभी को पता होगा कि विजन आईएएस का मंथली मैगजीन्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं सुने होंगे, अगर किसी टॉपर्स की बातें सुने होंगे, इंटरव्यू सुने होंगे, तो उन्होंने ये जरूर बताया होगा कि विजन आईएएस का मंथली मैगजीन्स को मैंने फॉलो किया था। वाकई में ये मंथली मैगजीन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी ज़्यादा हद तक आपको जो है ना सीखने को मिलेगा, जैसे कि आपका आंसर राइटिंग किस तरह से बनाए जाएंगे और करंट अफेयर्स किस तरह से तैयार किए जाते हैं, उसको हम लोग को इसके माध्यम से समझ में आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें आपको निष्कर्ष भी दिया रहेगा, आपका भूमिकाएं दी गई है, पृष्ठभूमि दी गई है, क्या उद्देश्य है, इन तमाम चीज़ों को एक एक करके जो है ना इसमें डिटेल से चर्चा की जाती है। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती है और इससे लगातार क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी को, सभी के लिए ये काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। तो ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग का पहला सेशन है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको क्या क्या रणनीति होने वाली, कैसे कैसे क्या रणनीति होगी, उसके बारे में मैं डिटेल से चर्चा कर देता हूँ, ताकि कल के सेशन से जो है ना वो डायरेक्टली तैयारी कराई जाएगी, ताकि आपको इन तमाम चीज़ों को मैं आपको जो भी डाउट होंगे उनको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ओके, तो आज से हम लोग पहले दिसंबर 2023 का जो मंथली मैगजीन्स आए हुए हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। जैसे ही दिसंबर 2023 का कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग जनवरी का स्टार्ट करने वाले हैं, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, जैसे जैसे ही मतलब मंथली वाइज होगी उसके बाद हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। ओके, तो आप सभी को पता होगा ये भी कि दिसंबर 2023 का लेने का मकसद ये भी है क्योंकि अभी जो जनवरी बीत गया है, अभी फरवरी चल रही है, तो हम लोग का जो है ना ये मंथली मैगजीन्स होती है, ये एक मंथ के बाद ही इसमें पब्लिश होती है, क्योंकि इसमें प्रिंट आउट करने में, अपडेट देने में, तमाम चीज़ें का प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो इसके बाद हम लोग को हमारे तक पहुंचती हैं। तो इसलिए हम लोग पहले दिसंबर 2023 का लेके आए हुए हैं और हम लोग एक एक मंथ को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो दिसंबर 2023 को हम लोग आज के सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या होने वाली है इस सीरीज में। जैसे मंथली मैगजीन्स में होता क्या है, देखिए सबसे पहले पाठ्य सूची, विषय सूची को देखिए। इसमें देखिए हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के जो है ना जितने भी अपडेट्स आए हुए हैं उसको इंक्लूड किया गया है। जैसे आपका देखिए पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था एवं शासन यानी पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो भी अपडेट आए थे दिसंबर 2023 में, उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली। उसका देखिए यहाँ इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमी में जो भी बदलाव देखने को मिला था, जो भी अपडेट्स आए हैं उसके बारे में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी हो गया। उसके बाद हम लोग को आगे भी और देखने को मिलेगा और भी, जैसे पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट हो गया, सामाजिक मुद्दे, सोशल जस्टिस हो गया। उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। तो इन तमाम चीज़ों का हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो इसमें देखिए टोटल 155 पेजेस के बारे में बताया गया है, यानी 155 पेज है और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स दिए गए हैं। तो हम लोग को क्या इसमें सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें हम लोग को ऐसे ऐसे चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। जैसे इसमें आप देखिए पॉलिटी, मतलब कि इसमें गवर्नेंस हो गया, इसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, इसमें आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित अधिनियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज देंगे, ज़्यादा ज़्यादा इसमें ध्यान देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे, है ना। इसमें और कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिसको हम लोग को कम भी ध्यान देंगे तो चलेगा। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है किस पे? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जो लगातार मतलब कि चर्चा में रहा, काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा, उसके बाद उससे एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और इसका विजन है, इसका खासियत क्या है पता है? इसमें जो ना इसमें जो बताया गया है, इसमें लगभग एक आंसर राइटिंग की तरह बताया गया है। तो आपका पीटी प्लस मेंस दोनों को एक साथ मतलब कि आपका तैयारी होने वाली है। चाहे आप आंसर राइटिंग अगर को करना नहीं आता है ना, इससे आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाली है। कि किस तरह से इसमें अगर जैसे ये क्वेश्चन आ गया, भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में आपको लिखने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ से हूबहू आप देखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ सहायता मिल जाएगी लिखने का, है ना। तो उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक एक करके, पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग छोटी छोटी खंड में इसको डिवाइड करके इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आज एक ही चैप्टर एक ही सेशन में जो सारे के सारे कंप्लीट कर लेंगे, वो मतलब समय वो हाँकना फाँकना हुआ, है ना। हम लोग को डिटेल से चर्चा करनी है ना। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके लेंगे। तो आज इतना बताने की मतलब कि यही है कि आपको कल से जो नहीं इतना कुछ नहीं बताना पड़ेगा और आपको पता चल गया कि इससे कि क्या कैसे कैसे क्या क्या होने वाली इस सीरीज में, है ना। तो आप चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक्स को। तो आज के टॉपिक सेशन का पहला टॉपिक यही रहेगा
कहा जाता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस यानी कि राज्य व्यवस्था एवं शासन, ये सब्जेक्ट है। इसमें क्या बदलाव देखने को मिला था? पहला टॉपिक आपका रहेगा आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित अधिनियम, है ना, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट्स। यानी ये सुर्खियों में क्यों है, यानी आपराधिक कानून में जो सुधार किया गया है ये आखिर चर्चा में क्यों है, इसके बारे में देखिए। चर्चा में इसलिए है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने देश के आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल सुधार हेतु 3 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी है। यह विधेयक अब कानून बन चुके हैं। देखिए ऐसे 3 आपराधिक कानून थे जिसको जो ना आपराधिक न्याय प्रणाली में जो है ना आमूलचूल के लिए 3 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया गया था। 3 उसको जो विधेयक को अब क्या किया गया, कानून के तौर पर उजागर कर दिया गया, कानून की मान्यता दे दी गई है। तो उसके बारे में देखेंगे हम लोग। जैसे ये 3 महत्वपूर्ण विधेयक के बारे में चर्चा किया गया है, इसलिए ये चर्चा में ये किसके द्वारा दिया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। ये भी आपको पूछे जा सकते हैं कि आपका जैसे 3 में से आपका तीनों के नाम यहाँ पे दिए गए, भारतीय दंड संहिता, उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये आपको पूछे जा सकते हैं कि आपको ये भारतीय दंड संहिता को जो है ना ये विधेयक कानून बनाया गया, ये किसके द्वारा लागू किया गया है? तो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, अभी वर्तमान समय में यही है। तो मतलब इसके द्वारा ये मतलब कानून को पारित किया गया है, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। कहा जाता है कि अन्य संबंधित तथ्य, कहा जाता है ये 3 अधिनियम निम्नलिखित हैं। इसमें 3 महत्वपूर्ण विधेयक जो तैयार किए गए वही इसमें बताया गया है। पहला है आपका भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी, ठीक है, इंडियन पेनल कोड। मतलब ये 1860 ईस्वी में बना था। देखिए क्लियर कर दे रहा हूँ और थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे सही से, है ना। तो कहा जाता है भारतीय दंड संहिता, इसका नाम को चेंज करके क्या किया गया है, इसकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता 2023 इसी में बदलाव किया गया, इसी को कानून के तौर पर मान्यता प्राप्त हुई है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता होगा आईपीसी जो है ना कितने इंपॉर्टेंट है ना। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, पहला अधिनियम जो है आपका भारतीय दंड संहिता, जिसको आईपीसी, ये कब बना था? 1860 ईस्वी में बना था और इसकी जगह का नाम बदल के क्या किया है, भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। 2023 में इसका नाम बदल करके क्या करते हैं, भारतीय न्याय संहिता, ओके। उसके दूसरा में क्या कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है। इसको दंड प्रक्रिया सीआरपीसी जो 1973 ईस्वी में बना था, अब इसकी जगह पे क्या हो गया, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये 2023 में, ठीक है। तो इसका भी नाम आपको ध्यान रखना है, आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कहा था भारतीय साक्ष्य अधिनियम आईईए, यानी कि 1872 ईस्वी में बना था, इसकी जगह पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ईस्वी में। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले सकते हो, हालांकि इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। इसमें देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो 1860 ईस्वी में बना था, इसकी जगह पे क्या बदलाव देखने को मिला था, क्या नाम इसको रखा गया है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा भारतीय न्याय संहिता। इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे क्योंकि ये अपडेट है, करंट अफेयर्स में ये लेटेस्ट अपडेट है, तो इसको बनाए जा सकते हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल से चर्चा करने वाले आगे पे, इसके बारे में डिटेल से चर्चा की गई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे, है ना। इसके बारे में ही आज चर्चा करेंगे, तीनों के तीनों एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले इसमें देखेंगे आपराधिक कानून में सुधार के लिए 3 विधेयक पारित किए गए थे, ओके। आपराधिक जो भी अपराध किए गए हैं, जो जैसे कि आपका बलात्कार हो गया, मर्डर हो गया, या धमकी हो गया, या आपका छीनी हो गया, तो इनके लिए जो 3 कानून बनाए गए, 3 विधेयक जो है ना पारित किए गए थे, उसके बारे में यही तीनों की तीनों यही पारित किए गए थे, ठीक है। इन विधेयकों में पहली बार संसद ने मानसून सत्र के दौरान अगस्त 2023 में पेश किया गया था, है ना। ये मानसून जो है ना अगस्त 2023 में पारित किया गया था, पेश किया गया था। उसके बाद इसके बाद में इन्हें गृह मामलों की अस्थायी समिति के पास विचार के लिए भेजा गया था। देखिए ये दिसंबर 2023 का बारे में बताया गया है, लेकिन ये जो है ना इसका पेश कब किया गया था, 2023 के अगस्त महीने में ही इसको पेश किया गया था। ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो आपराधिक कानून के सुधार के लिए 3 विधेयक पारित किए गए थे, वो कब पेश किए गए थे, पारित नहीं पेश किए गए थे, तो अगस्त 2023 ईस्वी में किए गए थे। और इसका जो है गृह मामलों में इसकी अस्थायी समिति के पास विचार विमर्श के लिए भेजा गया था, कब, अगस्त 2023 ईस्वी में। उसके कहा जाता है हालांकि पहले के विधेयकों को वापस ले लिया गया। हालांकि जो पहले के विधेयक थे, विधेयक मतलब कि जो सूची है, जो मतलब कि जो राशि योजना है ना, ये सब विधेयक जो कानून है ना, विधेयक मतलब विधेयों को, कानूनों को ये वापस ले लिया गया और अस्थायी समिति के कुछ सुझावों को शामिल करते हुए दिसंबर 2023 में इसे नए विधेयक के रूप में पेश किए गए थे, है ना। इसको फिर क्या किया गया था, दिसंबर 2023 में पेश किया गया था। और आपराधिक कानूनों में सुधार की आवश्यकता क्यों, ये भी आपको पूछे जा सकते हैं कि ये आपराधिक कानूनों में सुधार की आवश्यकता आखिर क्यों है ना। ये भी आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, आपराधिक न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण करना,
यानी आपराधिक न्याय प्रणाली जो है इसको मॉडर्न करना, यानी कि आधुनिक करना, इसको अपडेट करना, ये सब जो है ना ये आपका भारतीय इंडियन पेनल कोड जो भारतीय न्याय संहिता जो है, ये आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सब जो है ना अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। तो अंग्रेजों के रूल्स नियम कुछ अलग तरीके से था और हमें अपनी तरीके से नियम रूल्स लागू करना है, नए अपडेट करना है, जो आधुनिकीकरण के तरीके से हम लोग को ये इसको लागू करना है वैसे, इसलिए इसको मान्यता व सुधार करने की आवश्यकता पड़ी है। तो इसमें पहला पॉइंट यही है, आपराधिक न्यायिक प्रणाली का आधुनिकीकरण करना, यानी कि आईपीसी भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सीआरपीसी को अंग्रेजों ने लागू किया था, ठीक है, और इसलिए इसके ज़्यादातर प्रावधान औपनिवेशिक कालीन है। ओके, और इस कारण यह आपराधिक न्याय शास्त्र के मौजूदा नियमों या मानदंडों में के अनुकूल नहीं था। मतलब बोले तो जैसे आपको बताया, ये सब नियम कानून जो है ना कौन बनाए थे, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। अंग्रेजों के द्वारा जो बनाए गए थे, अंग्रेज जब भारत में थे तब बनाए गए थे। देखिए ये कब बना था, 1860 ईस्वी, 1973 ईस्वी, उसके बाद ये सब चीज़ें उस समय बनाया गया था नियम कानून। तो उस समय और अब में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है ना। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, औपनिवेशिक कालीन के दरमियान उस समय के काल के बारे में अनुसार जो है ये दंड दिया गया था कि कौन कौन से कानून पर कौन कौन से दंड दिए जाएंगे, जो अपराध किए रहेंगे तो उसको ये दंड मिलेंगे, इतने सालों की सजा भी लगी। तो इसके बारे में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो उसी में बदलाव के लिए हमें जो है ना इसकी सुधार करना आवश्यकता पड़ी है। ओके, उसके तहत सामाजिक परिवर्तनों के सामंजस्य बिठाने के लिए एक विकसित और अनुकूलन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए साक्ष्यों को एकत्र करने, संग्रह करने आदि में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना, ये तमाम चीज़ों जो है ना इसकी आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक परिवर्तनों से परिवर्तनों से सामंजस्य बिठाने के लिए इसकी जो है ना आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसके लिए इसमें सुधार करना जरूरी है। उसके नेक्स्ट पॉइंट में सुधार के लिए क्या कहा गया, न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटान हेतु कुछ समय पर न्याय प्रदान करने हेतु, जैसे कि आपको देखिए न्यायालयों में जो काफ़ी लंबित मामले हैं, जैसे आपका केस नहीं है, आप चल रहा है 4 साल 5 साल 10 साल तक के कोई मुकदमा, तो उसी के बारे में चल रहा है, इसीलिए उसी के बारे में भी अपडेट करना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे ऐसे अपराध जो व्यक्ति हैं जो बिना अपराध के वो कैद हैं, है ना, उसके बारे में सोचना होगा। ऐसे बहुत सारे हैं, उसके बारे में भी आंकड़ा आगे में आपको देखने को मिलेगा। कितने लाख कितने करोड़ लोग ऐसे हैं जिसका मुकदमा चल ही रहा है और उसका अभी तक ये नहीं पता है कि वो सच में अपराध है या नहीं है। तो उसके बारे में ये इसलिए ये अपडेट लाया गया है, इसमें बदलाव करना ही चाहिए, है ना। तो इसके जटिल कानूनी प्रक्रिया और संस्थाओं की कमी के कारण अलग अलग न्यायालयों में लगभग 4.7 करोड़ मामले लंबित हैं। समझ सकते हो 4.7 करोड़, यानी कि 4 करोड़ 7 लाख मामले जो है ना लंबित है। और कई विचाराधीन कैदी लंबे समय से जेलों में बंद है, जिसके जो है ना अभी विचार चल ही रहा है, यानी कि उसका केस चल ही रहा है, ना अभी तक प्रूव्ड हुआ है कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, वो सच में अपराध है या नहीं है। तो वो अभी कैद में है, जेल में कैद है। तो इसके बारे में यही सब चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में इसके लिए इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता पड़ी है ना। उसके बाद कहा जाता है दोष सिद्धि दर में वृद्धि हेतु, कहा जाता है आपराधिक न्याय प्रणाली में मौजूदा क्लियर कर दें, हाँ, मौजूदा कमियों के कारण लगभग 50% मामलों में अभियुक्त या अपराधी दोषी सिद्ध नहीं हो पाते हैं। इन कमियों को निम्नलिखित शामिल है। देखिए दोष सिद्धि यानी कि ऐसी बहुत सारी, जैसे अभी बताया था मैंने कि बिना अपराध के भी बहुत सारे ऐसे दोषी हैं जो जेल में बैठे हुए हैं। मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं है फिर भी मुझे यह सजा सुनाई गई है। ऐसे 50% लोग हैं, है ना, मामले हैं जिसका जो ये अपराधी दोषी सिद्ध नहीं हो पाते हैं लेकिन फिर भी वो कैद हैं। तो उसमें जैसे कहा जाता है अपर्याप्त फॉरेंसिक जांच, जैसे कि इसमें फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, ये अपर्याप्त होने के कारण इसमें फॉरेंसिक जांच नहीं हो पाती है, जिससे कि वो सही तरीके से उसकी जो है ना निर्णय तक नहीं पहुंच पाती है। उसके बाद पुलिसिंग संबंधी कमियां हो गया, पुलिस के कमियों के कारण पुलिस छानबीन सही से नहीं कर पाती है, इसके माध्यम से भी वो ये कमियां है ना। उसके बाद कहा जाता है कानून को लागू करने में शक्तिशाली व्यक्तियों का प्रभाव आदि, कानून को लागू करने में जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं उसके प्रभाव आदि, ये भी हम जो है ना दोष सिद्धि दर को वृद्धि करने हेतु में ये आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमें सुधार करना बेहद जरूरी है ना। तो ये बातें हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपका कहा जाएगा अलग अलग उच्च स्तरीय समितियों की सिफारिशों को शामिल करना। इसमें कहा जाता है इनमें गिरफ्तारी हो गया, अपराध स्वीकारोक्ति हो गया, जमानत, मृत्युदंड आदि से संबंधित पहलुओं पर विधि आयोग, मलिमत समिति 2023-3 और न्यायमूर्ति वर्मा समिति 2013 की सिफारिशें शामिल है। इसमें जैसे अलग अलग उच्च न्यायालय हैं, है ना, और उच्च स्तरीय समितियां की सिफारिशों हो गया, इसको शामिल करना है। ये समितियां जैसे आप ध्यान रखना, मलिमत समिति हो गया,
न्यायमूर्ति समिति, ये सब समिति जो है ना इसके बारे में बातें कही गई थी कि आप सुधार करने की कोशिश कीजिए, इसमें बदलाव कीजिए, ताकि जो भी अगर अपराध नहीं है उनके बारे में सोचा जाए और सच में जो अपराध हैं उनको सजा सुनाई जाए। ये सब चीज़ें सुधार करनी पड़ेगी। इसी वजह से इसके बारे में इसमें डिटेल से बताया गया है, इसको अपडेट किया गया है ना। तो ये बातें ध्यान रखना है। हमें ये अब तक देखे हैं कि इन तीनों को आपराधिक मामलों को क्यों अब मतलब कि इसमें सुधार करनी चाहिए, आखिर ये होता क्या है, इसमें ये क्यों चर्चा में, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग ये तीनों आपराधिक मामलों को एक एक करके डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो पहला आपका क्या कहा जा रहा है, पहला था आपका भारतीय न्याय संहिता, है ना, 2023 में जिसको नाम चेंज करके रखा है। भारतीय न्याय संहिता का पहले नाम क्या था, भारतीय दंड संहिता आईपीसी, जो 1860 ईस्वी को ये बना था, है ना, को भारतीय न्याय संहिता 2023 से प्रतिस्थापित किया गया है। आईपीसी देश के दंडनीय अपराधों के लिए प्रमुख कानून है, यानी कि आईपीसी क्या है, यानी कि भारतीय दंड संहिता क्या है, जो देश के अंदर जो आपराधिक अपराधों के लिए जो एक बहुत बड़ा प्रमुख कानून है। अगर आप अपराध करते, जैसे आप मर्डर करते हो, बलात्कार करते हो, या किसी से हाथापाई करते हो, छीनाछीनी करते हो, धमकाते हो, या जमीन का कुछ मुद्दे होते हैं, तो इनके बारे में जो आईपीसी के माध्यम से हम लोग बोलते हैं ना, आईपीसी के माध्यम से मैं तुझे जेल करवा सकता हूँ, है ना, ऐसी ऐसी बातें होती है। तो उसी के बारे में चर्चा की गई है। आईपीसी का नाम बदल करके आप क्या रख दिया, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, भारतीय न्याय संहिता 2023, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, तो उसके बारे में कहा गया है। इंडियन पेनल कोड हो गया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर हो गया, इंडियन इवेंट एक्ट हो गया, है ना, ये सब चीज़ें बदलाव देखने को मिला है, इसका उद्देश्य था। उसके बाद इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके क्या क्यों किया गया था, इसके बारे में देखिए, इसके बारे में समझते हैं हम लोग है। इंडियन पेनल कोड के बारे में जो पहले था, अब भारतीय न्याय संहिता हो गया, उसके बारे में देखते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 से पहले भारतीय दंडिक कानूनों से संशोधित चार्टर व अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के विनियम, हिंदू विधि, मुस्लिम कानून, प्रथागत कानून आदि से संबंधित नियम कानून शामिल थे। देखिए, जब बनाया गया था भारतीय दंड संहिता, जैसे हम लोग शुरुआत में भी देखे ना, आपको ये भी बताए थे, ये सब नियम कानून कब बनाए गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जब थे, अंग्रेज जब थे, और अपने वैसे काल के शासन में ही ये सब चीज़ें तैयार की गई थी, इसके नियम कानून बनाए गए थे, और उसी के बारे में हम लोग को बदलना होगा। तो वही है भारतीय दंड संहिता, ये अभी 1860 से पहले बनाया गया था। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसके बाद आपका चार्टर अधिनियम था। चार्टर अधिनियम जो है ना 1919 हो गया, 1935 ईस्वी, मतलब ये चार्टर अधिनियम, ये सब चीज़ें जो आप देखे हैं, तो उसमें जो है ना ये नियम कानून को बदलाव करने को मिलेगा, बदलाव करना पड़ेगा, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी है। हिंदू विधि क्या है, अब मुस्लिम कानून क्या है, इसके माध्यम से इसको बनाया गया था। लेकिन अब हम लोग को क्या करना है, संविधान के माध्यम से चलना होगा। जिस तरह से उसका व्यवहार होगा उस तरह से हम लोग को सजा देनी होगी, जिस तरह से वो अपराध करेंगे उस तरह से हम लोग को सजा देना है। इस तरह से इसका बदलाव देखने को मिल रहा है, इसलिए इसमें बदलाव करना पड़ा, है ना। तो ये बातें हैं। उसके पहला विधि आयोग जो 1834 ईस्वी में बना था, ये 1834 में कहा जाता है लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि भारतीय दंड संहिता जिसमें जो पहला विधि आयोग बनाया गया था 1834 ईस्वी में बनाया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मैकाले थे, ठीक है, लॉर्ड मैकाले थे, और इसका प्रथम भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, कानूनों का आधुनिकीकरण करना और नागरिक समाज को औपनिवेशिक शासन से के अधीन लाना था। इस किसका मामला, ये किसका उद्देश्य था, ये पहला विधि आयोग का यही उद्देश्य था कि कानूनों का आधुनिकीकरण करना और नागरिक समाज को औपनिवेशिक शासन के अधीन करना, है ना। तो देखिए ये बातें कही गई है। और इस आयोग ने 1837 में भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी का एक मसौदा तैयार किया था। यह मसौदा ब्रिटिश कॉमन लॉ पर आधारित था। इसमें उस समय के भारतीय कानूनों की पूरी तरह से अनदेखी की गई थी। आपको ये बताए गए हैं कि अब पहले सबसे पहली बात तो ये समझ जाओ, आप ये समझते होंगे कि क्या इससे क्या बताने लगा। इसमें पहले ये भारतीय दंड संहिता के बारे में हम लोग जानते हैं, इसके इतिहास के बारे में जानते हैं, क्या है इस इतिहास, कब बना, कैसे बना, किसने तैयार किया, क्या उद्देश्य था, इसके बारे में आपको पहले बताया जा रहा है ना। तो इसमें 1837 ईस्वी में इसको जो दंड संहिता के तौर पर आईपीसी के तौर पर एक मसौदा तैयार किया था, एक रूल्स तैयार किया गया था, एक योजना तैयार की गई थी, ठीक है। ये ब्रिटिश कॉमन लॉ पर आधारित था, ब्रिटिश के समय में ये था, इसलिए ब्रिटिश जो भी लॉ, उसका ब्रिटिश जो भी संविधान था, उसका जो भी लॉ था, उसके अनुसार इसका नियम कानून बनाए गए थे, है ना। तो वही बातें इसमें बताई जा रही है। उसके बाद कहा जाता है 1857 के सैन्य विद्रोह का प्रभाव। 1857 ईस्वी में देखिए कहा जाता है ये बाद में किए गए संशोधन और 1857 के विद्रोह के कारण आईपीसी को कानूनी रूप में देरी हुई है।
उसके बाद हालांकि 1857 के सैन्य विद्रोह और 1858 में भारत की शासन व्यवस्था के ब्रिटिश राजशाही के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन लाने के बाद 1860 में आईपीसी को कानूनी रूप में दिया गया और 1862 ईस्वी में लागू किया गया। मतलब जो 1857 के सैन्य विद्रोह था उस समय क्या हुआ था, इसका कानून आईपीसी मतलब लागू करने में थोड़ी सी देरी हुई थी, देने में काफ़ी थोड़ी देरी हुई थी। उसके बाद 1857 में हो या 1858 में हो, भारत शासन व्यवस्था के ब्रिटिश राजशाही प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन आने के बाद जो है ये 1860 ईस्वी में इसको बनकर तैयार हुआ और इसको लागू किया गया था 1862 ईस्वी में। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ये कब बनकर तैयार होता है 1860 ईस्वी में, इसको लागू कब किया गया था 1862 ईस्वी में। किसके बारे में बताया जाता है, ये आपका यही भारतीय आपका दंड संहिता के बारे में ही बताया जा रहा है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे। उसके बाद कहा जाता है आईपीसी 1860 के में लागू होने के बाद पिछले कुछ वर्षों में आईपीसी के नए अपराधों को शामिल करने, उन धाराओं में संशोधन करने जो किसी कृत्य का अपराध घोषित करते हैं दंड की मात्रा को बदलाव करने के लिए संशोधन किया गया है। ओके। उसके बाद 1860 ईस्वी में क्या किया था, लागू होने के बाद पिछले वर्षों में आईपीसी के नए अपराधों को शामिल करने और उन धाराओं में संशोधन करने जो किसी कृत्य को अपराध घोषित करते हैं और दंड की मात्रा को बदलाव करने में के लिए संशोधन किया गया है। जैसे इसको लागू होने के बाद उन्होंने क्या किया था, इसमें जो भी अपराध हैं उसको शामिल किया गया और धाराओं से संशोधन करने के लिए और जो कृत्य जो अपराध किए गए थे उसके अनुसार उसमें दंडित किए जाने के लिए इसमें संशोधन किया गया। उसका गौरतलब है कि विधि आयोग के कई रिपोर्ट्स में महिलाओं के खिलाफ अपराधों, खाद्य पदार्थों में मिलावट, मृत्युदंड आदि विषयों पर आईपीसी में संशोधन करने की सिफारिश की गई थी। ओके। उसके बाद कहा जाता है आपका भारतीय दंड संहिता 2023 में क्या मुख्य प्रावधान किया गया था, इसके बारे में देखिए। जो अभी क्या बदलाव देखने को मिला उसके बारे में देखते हैं। हम लोग अभी तक इतिहास के बारे में जाने थे, अब इसमें क्या बदलाव देखने को मिला उसके बारे में समझते हैं। कहा जाता है सामुदायिक सेवा में छोटे मोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि इसमें छोटे मोटे अपराध के लिए भी दंड के रूप में पहली बार इसमें सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि भारतीय दंड न्यायिक संहिता जो है ये 2023 में इसका प्रावधान का मुख्य उद्देश्य मुख्य मतलब सामुदायिक सेवा ये है कि जो भी छोटे मोटे अपराध भी कर रहे हैं ना, तो उसके लिए भी ये दंड के रूप में पहली बार ये सामुदायिक सेवा को प्रावधान करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद कहता है महिलाओं के खिलाफ लैंगिक अपराध, महिलाओं के लिए क्या खिलाफ जो है ना लैंगिक अपराध में क्या कहते हैं, ये संहिता यह उपबंध किया गया है कि यदि 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग महिला से सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो ऐसे कृत्य के लिए आजीवन कारावास का दंड दिया जाएगा। इसमें ये नियम बनाए गए हैं, यदि कोई महिला, कोई लड़की, कोई बच्ची का जो 18 साल से कम है उसको अगर सामूहिक रूप से है ना, सामूहिक रूप से मतलब अगर 4-5 ग्रुप में के रूप में वो अगर बलात्कार करते हैं और वो कृत्य के लिए आजीवन कारावास करा जाएंगे। अगर जो भी बलात्कार करते हैं अगर उसके बाद पकड़ा जाएगा, प्रूव्ड होने के बाद वैसे व्यक्ति को कारावास किया जाएगा और आजीवन भर कारावास हो तो मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है ना। तो उसके बाद कहता है इसमें छल कपट, धोखे से या झूठे वादे किसी भी महिला के साथ यौन संबंध बनाने के भी अपराध माना गया है। यानी कि आप किसी लड़की के साथ यानी किसी महिला के साथ जो है ना आप रिलेशनशिप में हैं और आप झूठे वादे करके कि मैं आपके साथ रहूँगा, उसके बाद उसके साथ यौन संबंध स्थापित कर लेंगे, बनाने के बाद उसको आप धोखा देंगे के बाद जो है ना आपको हमेशा के लिए कारावास मतलब अपराध माना जाएगा। ये भी इसमें नियम बनाए गए हैं, तो आप सही तरीके से रहना भाई, है ना। उसके बाद राजद्रोह, इस संहिता में राजद्रोह यानी कि आईपीसी धारा 124A के तहत कहा जाता है से जुड़े प्रावधान को हटा दिया गया है, इसके बजाय अब निम्नलिखित दंड हेतु प्रावधान करता है। यानी कि आईपीसी 124A था ना, उसको हटा करके कुछ नए बदलाव देखने को मिला है और उसमें से एक है जैसे कि आपका अलगाववादी गतिविधियां, सशक्त विद्रोह या विध्वंस गतिविधियों को बढ़ावा देना या बढ़ावा देने का प्रयास करना। उसके बाद कहता है अलगाववादी गतिविधियां से संबंधित भावनाओं को प्रोत्साहित करना या आपका भारत की संप्रभुता या एकता का अखंडता को खतरे में डालना। यानी कि किसी भी प्रकार का जैसे आप अलगाववादी गतिविधि आपका दंड कर रहे हैं या आपके राष्ट्र की एकता की अखंडता को मतलब दूषित कर रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी आपको ये ना अपराध घोषित किया जाएगा, है ना। तो इसके बारे में ये बदलाव देखने को मिला है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और उसका रहता है इन अपराधों में शब्दों का या संकेतों का आदान प्रदान करना, इलेक्ट्रॉनिक संचार या वित्तीय साधनों का प्रयोग करना आदि शामिल हो सकते हैं। अगर इसमें अपराध किए हैं उसको अपराध साबित करने के लिए आपको ये भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक संचार हो गया, थंब हो गया, मतलब उसके बाद
वित्तीय संसाधन का प्रयोग भी शामिल हो सकता है। आपको कुछ भी मतलब कि करने के लिए, आप जैसे झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने के लिए आप तो उच्च न्यायालय के माध्यम से जो है ना ये अपराध के लिए साबित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार जो है होती है उसका आपकी सहायता ले सकती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद कहा जाता है आतंकवाद। आतंकवाद क्या होता है? इस संहिता में आतंकवाद को एक ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालना अथवा भारत या किसी अन्य देश के में लोगों या लोगों के किसी वर्ग के बीच भय पैदा करना है। आतंकवाद हो गया, जैसे अभी आतंकवाद चर्चा में होती है ना, अगर आतंकवाद आप पकड़ाए गए, आतंकवाद में मतलब एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा को खतरे में अगर डाल रहे हैं तो वो आतंकवाद कहलाएंगे। और आतंकवाद के लिए भी अगर आतंकवाद के साथ साथ जो मतलब किसी देश के लिए, किसी वर्ग के लिए के बीच, जाति के लिए या किसी वर्ग के लिए के बीच अगर भय भी पैदा करते हैं ना, कि नहीं आप बहला फुसला के आप दोनों के बीच लड़ाई लड़वा देते हैं, लड़वाए जाते हैं, अगर आप पकड़ाए जाते हैं तो वो भी आप अपराध के रूप में साबित होंगे, तो उसके माध्यम से भी आपको दंडित किया जाएगा। ओके, उसके बाद अगला कहा जाता है संगठित अपराध, यानी कि संगठित मतलब समूह के रूप में अगर आप संगठित करके कोई भी अपराध करते हैं तो उसमें भी आपको दंडित किया जाएगा। जैसे कि अपने तक गैर कानूनी गतिविधि जैसे अपहरण हो गया, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट लेकर हत्या करना, कॉन्ट्रैक्ट लेकर हत्या करना या भूमि पर कब्जा करना या वित्तीय घोटाला और साइबर अपराध हो गए। अगर आप मिलके भी करते हैं या आपको कुछ भी तरीके से अपराध करते हैं तो भी आप दंडित ठहराए जाएंगे। ठीक है, और हिंसा, धमकी या अन्य गैर कानूनी तरीकों से भी अपराध करना हो गया। उसके बाद भौतिक या वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए भी अपराध करना हो गया, या अपराध सिंडिकेट के सदस्यों के रूप में उसकी ओर से अकेले या संयुक्त रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा अपराध करना, ये भी आपको दंडित कराए जा सकते हैं। इसमें आपका कहा जाता है, क्या आप जानते हैं भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1870 इसकी धारा 124 में राजद्रोह से संबंधित प्रावधान शामिल था, जो कि अभी हटा दिया गया है। अभी हम लोग चर्चा भी की थे, 124A को हटा करके कुछ नए बदलाव देखने को मिले हैं। जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई स्वतंत्रता सेनानियों पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जो 1897 और 1908 ईस्वी में लगाया गया था, और महात्मा गांधी पर लगाया गया था 1922 ईस्वी में, और जवाहरलाल नेहरू पर 1930 ईस्वी में लगाया गया था। ये भी हमें ध्यान रखना है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानियों को राजद्रोह का आरोप लगाया गया था, तो हम लोग को ध्यान रखना बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आगे हम लोग कहा जाता है किसी समूह द्वारा कुछ आधारों पर हत्या करना या गंभीर चोट पहुंचाना, जब 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत या विश्वास, धर्म या इसी तरह के किसी भी आधार पर हत्या करता या गंभीर चोट पहुंचाता है, तो ऐसे समूह में प्रत्येक सदस्य को हत्या के मामले में मृत्युदंड का आजीवन कारावास और जुर्माने से तथा गंभीर चोट पहुंचाने की स्थिति में 7 वर्ष की अवधि के लिए कारावास और जुर्माने में दंडित किया जाएगा। अगर आप समूह के रूप में मिलकर भी किसी को अगर धमकाते हैं, नस्ल या जाति हो या समुदाय, लिंग, यानी इसको आपको भड़काते हैं या दंडित करते हैं, यानी आपको पिटाई करते हैं, मतलब चोट भी पहुंचाते हैं, तो भी आप दंडित ठहराए जाएंगे। उसके लिए आपको यह कहा गया है, अगर आप उसमें अगर हत्या कर देते हैं तो आपको आजीवन कारावास और जुर्माने आपको भरने होंगे। अगर आप चोट देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो आपको 7 वर्ष की अवधि के लिए कारावास किया जाएगा और जुर्माने देने होंगे, इसलिए इसका दंडित किया जाएगा। तो ये नए नियम लागू किए गए हैं, तो इसको आप ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हम लोग का इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है, भारतीय दंड संहिता जो है आपका भारतीय न्याय संहिता, उसका नाम बदल कर रखा गया है, उसमें हम लोग को क्या निष्कर्ष निकाला गया उसके बारे में भी देखती है। क्या कहते हैं, भारतीय न्याय संहिता को लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने तैयार किया गया है। देखिए, भारतीय न्याय संहिता के बारे में बोला जा रहा है। पहले क्या, भारतीय दंड संहिता वो क्या था, ब्रिटिश के द्वारा लागू किया गया था। अगर हम लोग भारतीय न्याय संहिता के बारे में बोला जा रहा है, ये लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने तैयार किया है। ठीक है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य, जिसका मुख्य उद्देश्य, इसका प्रथम प्रायोरिटी क्या है, इसके लोगों को न्याय प्रदान करना, जो जिसका मतलब कि दंडित किया, जो इसमें जो है ना लोग जो हैं उसको न्याय दिलाना, जो आपके मान के चले, जो आप किसी को दंडित कर रहे हैं, जिसको मतलब चोट पहुंचा रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, तो उसको न्याय प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। वहीं लगभग 160 साल पहले आईपीसी को एक औपनिवेशिक सरकार ने तैयार किया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य लोगों को न्याय प्रदान करना नहीं बल्कि दंडित करना था। वही बातें बताया मैंने, ये सब अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। ये 160 साल पहले बोले तो 1860 ईस्वी में जो बनकर तैयार हुआ था और 1862 ईस्वी में लागू किया था। वही 160 साल पहले की बातें कही जा रही है ना। तो उसका यही मुख्य उद्देश्य क्या था, लोगों का न्याय नहीं पहुंचाना बल्कि उसको दंडित करना ही मुख्य उद्देश्य था।
तो ये आपको देखने को मिला है। ये हुआ हमारे भारतीय दंड संहिता के बारे में, जो उसका नाम बदल करके क्या रखा है, भारतीय न्याय संहिता, है ना। इसको आप ध्यान रखना है। और नेक्स्ट में दूसरा आपका क्या बदलाव किया गया था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इसको नाम भी रखा गया। इसका पहले नाम था क्या था, इसका नाम था पहले आपको देखिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता, इसको भी ध्यान रखना आपको। कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1963 को प्रतिस्थापित किया गया। सीआरपीसी में भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी सहित कई अधिनियमों के तहत निर्धारित अपराधों के लिए गिरफ्तारी, अभियोजन और जमानत की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान किए गए थे। यानी कि इसमें जो है ना, जैसे 1973 ईस्वी में इसको लागू किया गया था, किसको, दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये भी हमें ध्यान रखना है। इसको क्या मतलब, इसको जो है ना 1960 ईस्वी में भी भारतीय दंड संहिता जो है, जैसे अभी ऊपर हम लोग भारतीय दंड संहिता के बारे में ही चर्चा किए थे ना, उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया था। ओके, जैसे कि अपराध किए जाने पर या आपका जमानत के लिए या गिरफ्तारी के लिए भी इसका योजना बनाई गई थी, तो उसके बारे में कही गई है। तो ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इसका एक पृष्ठभूमि क्या है, इसके पृष्ठभूमि के बारे में देखिए। कहा जाता है इसकी उत्पत्ति सीआरपीसी को सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन के अधीन 1861 में अधिनियमित किया गया था। सीआरपीसी मतलब कि भारतीय दंड संहिता, यानी कि मतलब कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता जो थी, ये कौन बनाए गए थे, ये ब्रिटिश के द्वारा। मतलब जो भी पुराने हैं आपको देखने को मिलेगा, जितने भी पुराने आपका पहले वाले, पुराने मतलब पहले वाले, जैसे आपका दंड प्रक्रिया संहिता हो गया, भारतीय पेनल कोड हो गया, इंडियन पेनल कोड हो गया, ये सब क्या ब्रिटिश के समय में बनाया गया था, है ना। तो यही उसका सर्वप्रथम ब्रिटिश ने इसका तैयार किया गया था। और अब इसके बाद जो 1872 ईस्वी और 1882 ईस्वी में क्रमिक रूप से अधिनियमित नई संहिता द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया था। जैसे अभी 2023 ईस्वी में इसको प्रतिस्थापित बोले तो इसका संशोधन करने के बाद इसका बदलाव किया गया। उसी प्रकार जब 1861 ईस्वी में ये लागू हुआ था, उसके 10 साल बाद 1872, फिर उसके 10 साल बाद 1882 ईस्वी में भी इसका बदलाव किया गया था, प्रतिस्थापित किया गया था। मतलब कुछ ना कुछ बदलाव किया गया था, उसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। कहा इसमें संशोधन किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन थे 1998, 1898, 1923, उसके 1955 ईस्वी में इसको संशोधन किए गए थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आपको ये भी पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में कि दंड प्रक्रिया संहिता में जो संशोधन किए गए थे उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन थे। तो ये आपको ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, या तीनों के तीनों मिल जाएंगे, चौथा में इनमें से सभी देखने को मिल जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, ठीक है, 1973 ईस्वी में लागू हुआ था। ये भारत के विधि आयोग ने अपनी 41वां रिपोर्ट में इस संहिता में व्यापक स्तर पर संशोधन करने हेतु सिफारिश की थी, ठीक है। ये 1973 ईस्वी में जो विधि आयोग है ना, विधि आयोग ने इसकी 1941वां रिपोर्ट के माध्यम से इसको संशोधन करने के लिए सिफारिश की गई थी। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। उसके तो इसके परिणाम स्वरूप सीआरपीसी 1973 का निर्माण किया गया था। इसका निर्माण कब किया गया था, 1973 ईस्वी में निर्माण किया गया था। ये हमें क्या करना, ध्यान रखना है। और कहा जाता है 2023 में इसका क्या प्रावधान था, इसके बारे में देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में इसका मुख्य प्रावधान क्या था, इसके बारे में देखिए। क्या कहा जाता है, विचाराधीन कैदियों की हिरासत, विचाराधीन कैदियों की हिरासत कहा जाता है। इसके तहत यदि पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति के उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की 1/3 अवधि को हिरासत में बिता लिया है, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जा सकता है। देखिए इसमें आपको क्या कहा गया, नागरिक संहिता। नागरिक मतलब आपका जैसे आप कोई अपराध किए हैं, ठीक है, अपराध के दरमियान आपका जैसे केस चल रही है, आपका जैसे होता ना तारीख पे तारीख, उसी प्रकार अगर आप कैद बने हो और अपराध के बाद आपका जैसे मान के चले 1 साल का आपका सजा सुनाई गई है। सजा सुनाने का जो ना लगभग 6 महीना जो ना आपको सजा मतलब आपको प्रूव करने में ही बीत गया कि ये सच में अपराध है। इसको 1 साल के लिए सजा सुनाई जा रही है। तो 1 साल में आपका 6 महीना बीत गया है, तो आपका जो है मात्र 6 महीना ही होगा। मतलब कि अगर आपका 1/3 भाग बोले तो 1 साल, अगर आपको जैसे 12 माह आपका कैद मतलब अब सजा सुनाई गई है, 12 माह का जो है 1/3 आपका अगर भाग 1/3 जो है ना भाग अब अगर बिता लिए हैं, मतलब कि 4 माह अगर बिता लिए हैं, तो आपके जो है ना 4 माह के बाद आपको जो जमानत पर रिहा कर दिया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जिस दिन आपको जो है ये फैसला सुनाया गया है उस दिन से आपको 1 साल रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। फैसला सुनाने से पहले अगर जैसे 1 साल का सुनाई देगा, अगर 3 महीना 4 महीना भी अगर रह चुके हैं तो आपके पास जमानत के लिए ऑप्शंस हैं, तो आप जमानत के माध्यम से निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके बताया जा रहा है।
उसके बाद कहता है यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया है तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जा सकता है। जैसे आपका 1 साल का है, 1 साल का जो ना आपका 6 महीना ऐसे ही बिता लिए है ना, तो उसमें आपका न्यायालय के माध्यम से क्या हो जाएगा, जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। तो ये भी आपके ऑप्शंस हैं। ये कहाँ से आएंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रावधान लाया गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखना आपको, है ना। यह प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है। जैसे कुछ कुछ ऐसी भी हैं जिसमें लागू नहीं होगा। कौन कौन, जो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजाए वाले अपराध हो, या ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ एक से अधिक अपराधों की कार्रवाई लागू हो। ऐसे व्यक्ति जैसे मान के चलो जिसका आजीवन भर लाइफ टाइम वो कैद में ही रहेगा, तो उसके लिए कोई नियम कानून नहीं। आपको मान के चलो आजीवन भर उसका 1/3 भाग कैसे रहोगे। अब ये तो पता थोड़ी है कि आप इतने साल तक ये जीवित रहेगा, उसको जब तक मरेगा नहीं तब तक वो जेल में ही रहेगा, तो उसके लिए ये नियम नहीं रहेगा। उसके बाद जो मृत्यु दंड दे देगा उसके लिए भी ये नियम नहीं होगा। और उसके बाद जिसको एक से अधिक अगर मुकदमा चल रहा है ना, एक से अधिक अगर जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है उसके लिए भी ये नियम कानून नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे मान के चलो एक पहला मुकदमा जो अभी आज फैसला हो गया, इसमें मान के चलिए 6 महीना का ही सजा हुआ, हो सकता है दूसरा मुकदमा जो है ना वो आपका अटेम्प्ट टू मर्डर हो, है ना, वो अगर मान के चलिए आजीवन भी हो सकता है। अगर इसी के माध्यम से अगर छोड़ दिया जाए तो ये इसका तो सजा उसको नहीं मिलेगा। इसलिए एक से अगर ज़्यादा है तो उसको जो है ना ये नियम नहीं लागू होगा उनके ऊपर, तो इसलिए ये भी बताया गया है ना। तो ये आपका देखिए, उसके बाद मेडिकल जांच हो गया। मेडिकल जांच के माध्यम से भी आपको प्रूव करना होगा। जैसे आपका जैसे ज़रूरत पड़ जाए तो मेडिकल जांच भी होगी। जैसे आप बलात्कार कर लिए हो, बलात्कार करके दरमियान जो है ना लड़की का भी ब्लड टेस्ट, उसके बाद आपका भी ब्लड टेस्ट, मतलब लड़का का भी ब्लड टेस्ट किया जाएगा, और अगर आप आपराधिक साबित हुए तो आपको दंडित किया जाएगा। उसके बाद कहता फॉरेंसिक जाँच की भी सहायता ली जाएगी, है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। उसके बाद यदि किसी राज्य के पास फॉरेंसिक सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वो अपने अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी, है ना, आजू बाजू के जो भी राज्य है, जिसके पास भी फॉरेंसिक सुविधाएं उपलब्ध है उनसे वो मतलब ले सकते हैं। उसके बाद जांच की जाएगी, लेकिन वो जांच करना ही पड़ेगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट हो गया, मेडिकल जांच हो गया, ये तमाम चीज़ें उसमें लागू हो सकती है, ठीक है। तो ये हुई बातें। उसके बाद इसमें देखिए हस्ताक्षर और उंगलियों का भी छाप प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से ले सकता है। देखिए आपका जैसे मान के चलिए आप मर्डर करने गए, आप कहीं ना कहीं आप मूवी में देखते होंगे ना, तो उसका फिंगरप्रिंट उठाओ, फिंगरप्रिंट लो, उसका गिलास में है, गेट के पास है, खिड़की के पास है, चाकू में है, बंदूक में है, गन में है, कहीं से भी मतलब वो फिंगरप्रिंट लेता है। तो इसके माध्यम से फिंगरप्रिंट आपका फिर मिलाया जाएगा। अगर पुलिस के पास फिंगरप्रिंट है अवेलेबल और आपका अगर दोषी मिल रहा है कि आप हो सकते हैं दोषी हैं, तो आपका फिंगरप्रिंट ले जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार कहते हैं कार्रवाइयों के लिए समय सीमा, अगर विधि कार्य सीमा के लिए निर्धारित करती है। जैसे जांच अधिकारी को मेडिकल रिपोर्ट सौंपना, निर्णय देना, पीड़ितों को जांच के लिए प्रतिनिधि समय सूचित करना और आरोप तय करना आदि के लिए समय सीमा का निर्धारण करती है। इसके लिए भी समय सीमा निर्धारित की जाएगी, है ना। ये तमाम चीज़ें के लिए भी समय निर्धारण की जाएगा। और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या कहा जाता है, फॉरेंसिक साइंस को शामिल करने तथा पुलिस, वकीलों और न्यायाधीशों के लिए समय सीमा निर्धारित करने से त्वरित न्याय का अवधारणा साकार होगी। मतलब इसके जैसे आपका फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगा, मेडिकल जांच हो जाएगी, पुलिस हो गया, वकील हो गया, न्यायाधीश हो गया, अगर ये समय सीमा के निर्धारण के तौर पर अगर सब कुछ सही तरीके से करेंगे तो इसमें त्वरित न्याय की जो है ना ये अवधारणा साकार होगा। जो सही तरीके से जो अपराध होगा उसको सजाएं मिली जाएगी, है ना, और ये जल्दी जल्दी ये न्याय मिलने की संभावनाएं बनती है। तो इस तरह से ये इसका निष्कर्ष हो गया। तो हम लोग का सेकेंड पार्ट भी हो गया, और हम लोग का आज का जो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट रहेगा जो हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये भी था का आपराधिक का तीसरा पार्ट, है ना। हम लोग 3 पार्ट देखे थे, 3 में से 2 हो गया, और तीसरा पार्ट हमें इसका कहते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित किया गया है। यह अधिनियम सभी दीवानी हो गया या सिविल और फौजदारी या दंडिक कार्रवाइयों में भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता हेतु नियमों का प्रावधान करता है। मतलब इसका पहली बात तो आप ये याद नाम रखो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पहले नाम क्या था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी ये नाम वही था, है ना। 1872 इसमें को प्रतिस्थापित के लिए नाम सेम है, बस इसमें कुछ बदलाव देखने को मिला, उसके बारे में देखेंगे। ये किससे संबंधित है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये जैसे आपका दीवानी हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, सिविल हो गया,
या फौजदारी हो गया, फौजदारी व्यवस्था था ना, ये 1872 ईस्वी में। देखो सबसे पहली बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये नियम कानून कब कौन बनाए गए, किसके द्वारा बनाए गए थे? ये ब्रिटिश लोगों के द्वारा बनाए गए थे, ब्रिटिशों के द्वारा बनाए गए थे। आप ईयर के माध्यम से भी अगर भूल जाओगे ना तो ईयर के माध्यम से भी आप याद रख सकते हो। देखो 1947 ईस्वी तक तो अंग्रेजों का हम लोग गुलाम ही थे, है ना। उससे पहले ब्रिटिशों का ही ये हम लोग का रूल्स नियम लागू किया गया था, तो वही बनाया गया था, उसी के द्वारा इसको लागू किया गया था, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसका पृष्ठभूमि क्या है, इसकी उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति इसका इनकी इसकी स्थापना कैसे हुई थी, ये सब कैसे कैसे आया था इसके बारे में देखिए। पहले इसका इतिहास के बारे में समझते हैं। कहा जाता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 1872 में अधिनियमित किया गया था, ये भी ध्यान रखना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू किया गया था? 1872 ईस्वी में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? साक्ष्यों से संबंधित कानूनों को समेकित करना था। इसमें जो साक्ष्य है, जो प्रूव है, उसके माध्यम से कानूनों को समेकित करना है, और इन साक्ष्यों के आधार पर ही न्यायालय के किसी निष्कर्ष पर पहुंचता और निर्णय सुनाता है। आपके जैसे मान के न्यायालय क्या मांगते हैं? प्रूफ चाहिए, प्रूफ। आपके पास अगर सबूत नहीं है तो कोई भी चीज़ नहीं है, आपके बोली से नहीं होगा, आपको सबूत दिखाना होगा। सच में मैं अपराध नहीं हूँ, मुझे प्रूफ करना होगा। अब मैं ऐसे बोलूँगा सर मैं अपराध नहीं हूँ, मैं अपराधी नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं किया, वो नहीं मानने वाला है ना। तो यही बातें इसमें कही गई है। विगत वर्षों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कई बार संशोधन किए गए, मतलब इन रिसेंटली जो है ना इसके नियम कानूनों पे कई बार संशोधन किया गया है, कई बार बदलाव देखने को मिला है। इससे सबसे हालिया संशोधन जो है अभी रिसेंटली 2000 ईस्वी में इसका बदलाव देखने को मिला था। इसका संशोधन 2000 ईस्वी में हुआ था। इसका क्या था बदलाव? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को स्वीकार्यता दिया गया था, प्रदान के लिए किया गया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्वीकारता को, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के इसको स्वीकारता किया गया है। और वर्ष 2013 में भी बलात्कार के मामलों में सहमति से संबंधित प्रावधान जोड़ने के लिए संशोधन किया गया था, है ना। उसके बाद कहा जाता है प्राथमिक मुद्दा। इसका प्राथमिक मुद्दा क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में पिछले कुछ दशकों के दौरान देश में हुई प्रौद्योगिकी की उन्नति के अनुरूप नहीं है। उसके बाद कहा जाता है, आप देखिए 2023 में क्या मुख्य प्रावधान था इसके बारे में देखिए क्या कहा जाता है। कहा जाता है साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता, यानी कि आपका साक्ष्य के रूप में डिजिटल हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इन तमाम चीज़ों के माध्यम से हम लोग इसका निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा। अगर जो डिजिटल रिकॉर्ड्स बता देंगे या आपका इलेक्ट्रॉनिक जो रिपोर्ट देंगे, वो कागजी रिपोर्ट के माध्यम से ही इसका रिपोर्ट को समान मान्यता दी जाएगी। और इसमें इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें जो इसके तहत जो क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड का जो दायरा होती है ना, इसके दायरे को काफ़ी बढ़ाया गया है, ताकि इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी या किसी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप या ईमेल सर्वर लॉग आदि में स्टोर की गई सूचना को शामिल किया जा सके। आप जैसे मान के इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से क्या कहना है, जैसे आपका मोबाइल फोन्स हो गया, ईमेल्स के माध्यम से भी इसमें काफ़ी कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकती है। जैसे होता ना कि इसका फ़ोन नंबर ट्रेस करो, कहाँ पे है, क्या क्या क्या, किससे कॉल रिकॉर्ड तैयार करो, इसका ईमेल चेक करो, कहाँ से किसको क्या भेजा गया है। इन तमाम चीज़ों के माध्यम से इसका रिकॉर्ड का दायरा काफ़ी बढ़ाया गया है। और दस्तावेजी साक्ष्य में बोले तो कहा जाता है, इसमें कहा गया है कि लेखों, मानचित्रों और व्यंग्यात्मक चित्रों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी दस्तावेज माना जाएगा। जिस तरह से दस्तावेज साक्ष्य है ना, जैसे आपका लेख कहीं लिखा हुआ हैंडराइटिंग हो गया या मानचित्र हो गया, है ना, इन तरह से जिस तरह से हम लोग इसको मानते हैं उसी प्रकार हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को भी मान्यता देंगे। उसका तो मौखिक साक्ष्य मतलब बोलने के लिए। मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत जांच के दौरान किसी भी तथ्य के संबंध में गवाहों द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान शामिल है। इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी दी गई किसी भी सूचना को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। इस तरह से जो कहा था ना, गवाह जो मुख से अपने खुद से बोलता है कि नहीं ये सच में गवाह है, इन्होंने सच में मर्डर किया है, ये बलात्कार किया है या कोई भी करके अपराध किया गवाह के तौर पर, उसी प्रकार इसको मौखिक तौर पर भी इलेक्ट्रॉनिक जो है रिकॉर्ड्स हैं उसको भी मान्यता दी जाएगी। संयुक्त सुनवाई ध्यान से सुनाइए। संयुक्त सुनवाई का तात्पर्य एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों का पर मुकदमा चलाने से है। इसमें संयुक्त सुनवाई में यदि किसी एक आरोपी द्वारा किया गया कबूलनामा दूसरे आरोपी को भी प्रभावित करता है, यह साबित हो जाता है तो इसे दोनों के खिलाफ कबूलनामा माना जाएगा। यानी कि आपका जैसे मान के चलो एक समूह के रूप में संयुक्त तरीके से कोई अपराध किया है, अब उसमें से एक जो है ना ये प्रूव हो गया कि ये सच में अपराध है और उसके बाद वो कबूल कर लिया कि सच में हम लोगों ने एक अपराध किया है, तो उसके बाद जितने भी उसके समूह में जितने भी अपराधी हैं उनको भी ये साबित हो जाएगा, वो भी साबित हो जाएंगे कि ये सच में अपराध किए थे। उस तरह से उसको सभी को अपराधी घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद इसका निष्कर्ष क्या निकाला जाएगा, ये
ये तीनों एक कानून वास्तव में डांडिक न्याय प्रणाली को औपनिवेशीकरण के मुक्त करने और डांडिक कार्रवाइयों में संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के अवसर प्रदान करते हैं। नए डांडिक कानूनों की नियमित निगरानी और समय समय पर समीक्षा के लिए फ्रेमवर्क भी दंडित न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। इस तरह से हम लोग को ये भी देखिए, आप लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, भारतीय दंड संहिता हो गया, यानी भारतीय न्याय संहिता हो गया, मतलब कि भारतीय आपराधिक जो है ना, ये देखिए पहली बात तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग आज एक टॉपिक जो था क्या था आपका, आपराधिक मामलों के जो है यहाँ पे आपराधिक कानून के सुधार से संबंधित अधिनियम जो भी बदलाव संशोधन किए गए हैं उसके बारे में हम लोग देखे हैं, है ना। आज के सेशन में ये आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित अधिनियम को डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। इसमें 3 बदलाव देखने को मिला था। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ना, पहले ही दिया गया था भारतीय दंड संहिता जो है 1860 इसमें में लागू किया था, भारतीय न्याय संहिता 2023, उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता 1933 से जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 में लागू हुआ था और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में ये संशोधित हुआ था। इसके बारे में लोग तीनों को डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। इसमें पृष्ठभूमि, उद्देश्य, भूमिका, उसके जो मध्य में जो लिखते हैं आंसर राइटिंग में वो, उसका इतिहास, उसके बाद क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है और 2023 में क्या बदलाव देखने को मिला था, इन तमाम चीज़ों को एक एक करके डिटेल से संपूर्ण तरीके से इसमें सही तरीके से समझ चुके हैं, है ना। आज के सेशन में बस एक टॉपिक को रहने देंगे, काफ़ी लंबा सेशन हो गया है ना, और इसी तरह से मतलब इसे छोटा ही सेशन रहेगा। बाकी आज थोड़ा लंबा टॉपिक था और अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए हम लोग ज़्यादा समय दिए। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक निवेदन है, प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सीरीज़ काफ़ी अभी चलेगी, है ना। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और थोड़ा हमें भी सपोर्ट कीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, है ना। तो प्लीज़ दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल में पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन के बारे में आपको जरूर रिव्यू दीजिए कैसा लगा, उसके बाद अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।